नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आपने बहुत से ऐसे व्यापार करने वालों को देखा होगा जो एक व्यापार शुरू करते हैं, किसी बिजनेस को शुरू करते हैं, नहीं चलता है बंद कर देते हैं, फिर नया शुरू करते हैं, वो भी नहीं चलता बंद करते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। वैसे इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप प्रयास करते रहें, लेकिन जब तक आप इस बात का विचार नहीं करेंगे, जब तक इस बात की समीक्षा नहीं करेंगे कि पहला, दूसरा या तीसरा आपका जो बिज़नेस वेंचर था वो फेल क्यों हुआ, क्यों नहीं चल पाया, क्या कमियां थीं और क्या कमी है ऐसी जिसको आप सुधार लें तो स्थिति बदल सकती है, तब तक आप कोशिश करते रहिए। ये कोशिश का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप अपना समय, पैसा और ऊर्जा खत्म कर रहे हैं। राजनीति में भी ऐसे ही होता है, और ख़ास तौर से पिछले कुछ सालों से, या कहें पिछले एक दशक से ज़्यादा समय से कुछ ऐसा ही हो रहा है कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी को लॉन्च करने की कितनी कोशिशें की कांग्रेस ने, अब उसकी गिनती भी कांग्रेस भी याद नहीं रखना चाहती। कांग्रेस का पूर्ण अधिवेशन हो रहा है गुजरात में। उससे पहले कल एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है। उसमें अधिवेशन में क्या प्रस्ताव पेश किया जाएगा उसके ड्राफ्ट पर चर्चा हुई, मसौदे पर चर्चा हुई, और तय किया गया कि जो प्रस्ताव पेश किया जाएगा उसका नाम होगा न्याय पथ। बड़ी अच्छी बात है। दूसरा एक उदाहरण दे रहा हूँ। आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जिनकी याददाश्त चली जाती है, और डॉक्टर कहते हैं कि लौट भी सकती है। जब लौटती है तो टुकड़ों में लौटती है, कभी कुछ याद आ जाता है, कभी कुछ याद आ जाता है। तो कहा जाता है, पेशेंट के जो तीमारदार हैं, घर वाले हैं, उनसे कहा जाता है कि इनको पुरानी बातें याद दिलाइए, तो धीरे धीरे हो सकता है इनकी याददाश्त लौट आए। कांग्रेस के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। कांग्रेस को 77 साल बाद सरदार पटेल की याद आई। सरदार पटेल का निधन हुए 75 साल हो गए। कांग्रेस के नेता और उसकी सरकारें जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक अपने परिवार के लोगों को भारत रत्न देने में व्यस्त रहे। उन्हें कभी याद नहीं आया कि सरदार पटेल सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग थे। जिस नेता ने इस देश को एकता के सूत्र में पिरोया, जिस नेता का इस देश की एकता में सबसे बड़ा योगदान था, कांग्रेस की नज़र में वो भारत रत्न के लायक नहीं थे। एक गैर कांग्रेसी सरकार आई, तब जाकर सरदार पटेल को भारत रत्न मिला मरणोपरांत। और यहाँ जीवित रहते नेहरू जी प्रधानमंत्री रहते हुए भारत रत्न ले लिया, इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए भारत रत्न ले लिया, और अगर राजीव गांधी दूसरी बार सत्ता में आ गए होते तो वो भी प्रधानमंत्री रहते हुए ही भारत रत्न ले लेते। तो ये है कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया सरदार पटेल की याद में। वो केवड़िया में है, गुजरात के, उसी गुजरात के जहां अधिवेशन चल रहा है कांग्रेस पार्टी का। आज तक इतने साल हो गए, कांग्रेस का एक भी नेता जो जाना जाता हो, जिसका नाम हो, जो प्रमुख नेता हैं उनमें जिनके जाने की खबर बने, ऐसा कोई नेता केवड़िया नहीं गया स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए। ये है कांग्रेस पार्टी जिसने सरदार पटेल की लीगेसी को भुला दिया, जिसने सरदार पटेल के स्वतंत्रता के आंदोलन में उनका जो योगदान था उसको पूरी तरह से भुला दिया। उनके इतिहास को दबाने, छिपाने और ख़त्म करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सच तो कभी छिपता नहीं है, रास्ते खोज लेता है निकलने के। और सच आप जानते हैं पानी की तरह होता है, जैसे पानी अपना रास्ता बना लेता है वैसे सच बना लेता है। तो सरदार पटेल इस देश के लोगों के दिलो दिमाग पर उनकी अमिट छाप है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको पहचाना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से जनसंघ बनी तब से राष्ट्रवाद को प्रमुख मुद्दे के रूप में लेकर चल रही है। उसने राष्ट्रवाद का जो है वो रास्ता या राष्ट्रवाद का मुद्दा कभी छोड़ा नहीं। अब कांग्रेस को याद आया कि अरे, राष्ट्रवाद तो हमारा मुद्दा था। और जैसा पिछले वीडियो में मैंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी गई वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ी गई, और कांग्रेस अगुवा थी उस लड़ाई की राजनीतिक दल के रूप में।
या कहें कि राजनीतिक मंच के रूप में। लेकिन कांग्रेस जो है सत्ता में आने के बाद राष्ट्रवाद भूल गए। उसको लगा कि ये सबसे बुरी चीज़ है, और ये प्रभाव था पश्चिम का। नेहरू जो है वो पैदा भले भारत में हुए, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा और उसके अलावा उनका रहन सहन, सोच, सब कुछ पश्चिमी था। और मैं 2-3 बार कह भी चुका हूँ आपको, गांधी जी से जब पूछा गया था सरदार पटेल को आपने क्यों नहीं बनने दिया प्रधानमंत्री, नेहरू को क्यों चुना, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों के बीच में वही एक अंग्रेज़ है। तो ये समझिए क्या छवि थी जवाहरलाल नेहरू की, कि हिंदुस्तानियों के बीच में वो एक अंग्रेज़ थे। तो इसलिए सरदार पटेल या राष्ट्रवाद को कम्युनिस्टों ने जोड़ दिया हिटलर से, कि राष्ट्रवादी होने का मतलब अधिनायकवादी है, राष्ट्रवादी होने का मतलब फासिस्ट। और कांग्रेस पार्टी लगातार पिछले 75-77 साल से कम कर ही रही है प्रचार। बीजेपी बनी, उससे पहले जब आरएसएस बनी 1925 में, जनसंघ बनी 1951 में, तब से कि ये फासिस्ट पार्टी है, ये अधिनायकवादी पार्टी है, इसका विश्वास फासिज्म में है। आज वही कांग्रेस पार्टी, उसकी याददाश्त का एक पुराना हिस्सा अचानक सामने आया है और वो कह रही है कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चलेंगे, राष्ट्रवाद के रास्ते पर चलेंगे हम। तो उसने देख लिया कि राष्ट्रवाद का विरोध करते करते कहाँ थी कहाँ पहुँच गई। लेकिन बड़ी देर की हुजूर आते आते अब वो समय निकल चुका है। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कांग्रेस की कोई विश्वसनीयता बची नहीं है। जिसका सर्वोच्च नेता कहे कि वो इंडियन स्टेट से लड़ रहा है, जो देश को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहे विदेश में जाकर, उस नेता की राष्ट्रवाद की जो भी छवि बनाने की कोशिश हो रही है, गढ़ने की कोशिश हो रही है, या राष्ट्रवाद के मुद्दे पर उसकी विश्वसनीयता कभी कैसे बन सकती है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की हालत उस व्यक्ति की तरह है जो दलदल में फंस गया है और निकलने के लिए छलांग मारने की कोशिश कर रहा है। और आपको मालूम है, दलदल से निकलने के लिए आप जितनी ताकत लगाएंगे ऊपर आने के लिए, उतना ही और तेज़ी से नीचे जाते हैं। वही कांग्रेस पार्टी के साथ हो रहा है। तो और दूसरी चीज़ हुई, कई चीज़ें हो रही हैं कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी ने अब तय किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की आलोचना नेगेटिव तरीके से नहीं करेगी, अपना विजन बताएगी। चलिए, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन एक और बड़ा परिवर्तन हुआ है। वो जो राहुल गांधी अपनी पदयात्रा के समय से मोहब्बत की दुकान लेकर चल रहे थे, उस मोहब्बत की दुकान पर ताला लग गया। अब मोहब्बत की दुकान की बात कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी नहीं करेंगे, और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अब धर्मनिरपेक्षता की भी बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने इस मसौदे पर जब चर्चा हो रही थी, तो जब इंटरवीन किया तो कहा कांग्रेस के लोगों को मुसलमान, क्रिश्चियन और सिख बोलने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तीनों वर्ग जो हैं, ये तीनों समाज खतरे में हैं। दे आर अंडर अटैक, ये उनके शब्द थे। हिंदू का नाम नहीं लिया। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, और अभी मुर्शिदाबाद में कल क्या हुआ, और पश्चिम बंगाल में लगातार क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ। संदेश खाली से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे आ चुके, उस पर राहुल गांधी की कभी जबान खुली नहीं। कैसे लोग मान लेंगे? उनका जो राष्ट्रवाद है उसमें हिंदू नहीं आता, उनके राष्ट्रवाद में हिंदुत्व नहीं आता, उनके राष्ट्रवाद में सनातन संस्कृति नहीं आती। तो मोहब्बत की दुकान बंद हो गई है, तो अब कोई नई दुकान तो खुलनी चाहिए। एक बिजनेस बंद हो गया, नहीं चला, तो दूसरा बिजनेस शुरू करना है। तो नया शब्द गढ़ा गया, धर्मनिरपेक्षता को भी छोड़ दिया, मोहब्बत की दुकान को भी छोड़ दिया। अब नया एक शब्द गढ़ा गया है। शब्द तो पुराना है, मतलब कांग्रेस के राजनीतिक शब्दावली में पहली बार शामिल हुआ हार्मनी, सामंजस्य। उनको लगता है कि ऐसा बोलने से शायद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के बारे में लोगों की सोच बदल जाएगी, लोगों के सोचने का तरीका बदल जाएगा। अब आप देखिए कि जो कांग्रेस की रणनीति बन रही है, उसके बारे में जरा विचार कीजिए। 2-3 बातें जो इस बैठक से निकल कर आई हैं, उन्हीं के आधार पर कह रहा हूँ। राहुल गांधी ने एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों से क्या कहा कि हम बहुत जल्दी ही उत्तर प्रदेश में सत्ता में भी आ सकते हैं।
अब अखिलेश यादव क्या करेंगे? पालकी ढोएंगे राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी की। और इसका असर तेजस्वी यादव और लालू यादव पर बिहार में क्या होगा, इसके बारे में सोचा उन्होंने? ऐसा कहते हुए अभी घोषणा नहीं हुई है कांग्रेस की ओर से कि वो बिहार में और उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेंगे, और न अकेले चुनाव लड़ने की उनकी ताकत है। तो संगठन खड़ा किए बिना अकेले लड़ना, देखिए बहादुरी और बेवकूफ़ी में बड़ी महीन सी लकीर होती है। एक उस लकीर को अगर आप पार कर लें तो आपकी बहादुरी बेवकूफ़ी में बदल जाती है। लेकिन ये बात लोगों को जल्दी समझ में नहीं आती, कांग्रेस पार्टी को भी समझ में नहीं आ रही है। ये राहुल गांधी की टी शर्ट नहीं है कि आज सफ़ेद पहनी कल नीली पहनी, आज ये विचारधारा कल वो विचारधारा। राष्ट्रवाद फासिज्म था, अब राष्ट्रवाद को अपनाएंगे। हिंदू के खिलाफ बोलो लेकिन क्रिश्चियन, मुस्लिम और सिख का नाम मत लो, लेकिन नाम लो भी। लंदन जाओ और वहाँ कहो कि सिखों को भारत में पगड़ी नहीं पहनने दी जाती, कड़ा नहीं पहनने दिया जाता, उनको गुरुद्वारे में नहीं घुसने दिया जाता। अब इतना बड़ा झूठ बोलकर आप लोगों के सामने कैसे आ जाते हैं? कोई एक सिख, संगठन तो छोड़ दीजिए, कोई एक सिख, वो आतंकवादी संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ, अलगाववादी जो खालिस्तान की बात करता है उसको छोड़ दीजिए, वो तो भारत को तोड़ना चाहता है, तो वो तो राहुल गांधी का समर्थन करेगा। राहुल गांधी बिना कहे उसका समर्थन कर रहे हैं। किसी एक सिख ने खड़े होकर भारत के कहा कि हमको गुरुद्वारे में जाने से रोका गया, हमको पगड़ी पहनने से रोका गया, हमको कड़ा पहनने से रोका गया, लेकिन राहुल गांधी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने बोल दिया, दुनिया भर में और देश भर में उनकी बात चल गई और उनको लगा कि उन्होंने बहुत बड़ा किला फतह कर लिया है और मोदी सरकार को बिल्कुल धराशायी कर दिया है। जितना वो इस गलतफहमी में जीते गए उतना ही कांग्रेस की हालत खराब होती गई। और 2 वीडियो पहले मैंने बताया था कि कैसे खुशी गम में बदल गई। 2024 जून में जो स्थिति थी और आज जो है, कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है। जो खुशी का जश्न मना रही थी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दल, आज वो निराशा के गर्त में डूबे हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा है किधर जाएं। तो राहुल गांधी को लग रहा है कि अब बीजेपी के पिच पर आकर जो है खेलेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। ये राष्ट्रवाद, ये कल्चरल नेशनलिज्म, ये सब बीजेपी के मुद्दे थे, हैं और पूरी तरह से हो चुके हैं। यहाँ जो है इस अखाड़े की मिट्टी जो है वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कभी रास नहीं आ सकती। लेकिन कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कोशिश करना चाहिए। लेकिन बातों से नहीं बात बनेगी, आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो दरअसल अभी ताज़ा वक्फ संशोधन विधेयक पर मार खाए, कुछ नहीं कर पाए। कुछ नहीं कर पाए से मेरा मतलब संसद के अंदर की बात नहीं है, संसद के अंदर तो बोले ही नहीं। अब बोलने के लिए कुछ नहीं था या बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये बात तय है कि गांधी परिवार के जो 3 सदस्य हैं, जो पार्टी को चलाते हैं, जो पार्टी की नीति निर्धारक हैं, उनमें से कोई वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद में नहीं बोला। तो अब वक्त पर मार खा चुके हैं। जब ये मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि कोई जन समर्थन नहीं मिला उनको। संसद के अंदर उनकी पार्टी और उनकी कुछ साथी दलों का समर्थन जरूर मिला, लेकिन उसके बाहर कहीं से आवाज़ ऐसी उठी नहीं कि कांग्रेस पार्टी में ये उत्साह आए या ये इच्छा हो कि आंदोलन करें, सड़क पर उतरें तो फ़ायदा मिलेगा। सब अमन चैन है, सिर्फ पश्चिम बंगाल के अलावा, जहां सरकार के समर्थन से ये विरोध में आंदोलन चलाने की कोशिश हो रही है, बल्कि आंदोलन क्या हिंसा करने की कोशिश हो रही है। तो कांग्रेस का ये पूर्ण अधिवेशन, जहां अचानक उसकी याददाश्त जगी है और उसको याद आया कि एक सरदार पटेल भी हुआ करते थे, और उसको पता नहीं है कि सरदार पटेल कांग्रेस का घर छोड़कर कब से जा चुके हैं। वैचारिक रूप से कांग्रेसी सरदार पटेल के साथ तो छोड़िए, सरदार पटेल के खिलाफ हो चुके हैं। इतनी नफरत कि सरदार पटेल के नाम पर उनकी स्मृति में बना स्टैचू ऑफ यूनिटी, वहाँ जाना किसी कांग्रेसी के लिए अपराध की तरह है। तो आप राम मंदिर नहीं जाएंगे,
आप कुंभ नहीं जाएंगे, आप सरदार पटेल के स्टैचू पर नहीं जाएंगे, लेकिन ये सब का समर्थन चाहिए आपको। आपको माना जाए कि आप हिंदुत्व के समर्थक हैं, हिंदुत्व के रास्ते पर चलना चाहते हैं, आप राष्ट्र के खिलाफ बोलें और आपको राष्ट्रवादी मान लिया जाए। ये तो कल्पना केवल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आज की कर सकती है। तो कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि निकले थे कहाँ जाने के लिए, पहुँचे हैं कहाँ मालूम नहीं। अब अपने भटकते कदमों को मंजिल का निशा मालूम नहीं। तो ये पार्टी ऐसी हो गई है जिसको पता ही नहीं है कि उसकी मंजिल क्या है। वो रास्ता बदलती रहती है, उसको लगता है कि ये रास्ता पकड़ लें तो पहुंच जाएंगे, लेकिन कहाँ पहुंच जाएंगे। पहले ये तो तय करिए कि मंजिल क्या है, पहुंचना कहाँ चाहते हैं। रास्ते की बात तो बाद में आएगी। तो एक नई चीज़ निकलने वाली है गुजरात में कांग्रेस के पूर्ण अधिवेशन से। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से लॉन्च करने की कोशिश है, नए कलेवर में। तेवर तो वही है, कलेवर बदलकर। उनको लगता है जैसे टी शर्ट बदलते हैं तो उससे एक संदेश चला जाता है, और उनको लगता है बड़ा सामाजिक परिवर्तन कर देते हैं। अब कह रहे हैं कि पिछड़ों को साथ जोड़ेंगे और इसके लिए किसी भी हद तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग करेंगे। और मैंने कल वाले वीडियो में कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के साथ कभी नहीं था, न है और न हो सकता है। कांग्रेस की बेसिक इंस्टिंक्ट जो है पिछड़ा वर्ग के खिलाफ है, और इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। ये कोई जो है भाषण नहीं दे रहा हूँ। नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक देख लीजिए। सोनिया मनमोहन को तो छोड़ देते हैं अभी। काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं होने दी। आरक्षण के खिलाफ कितना नेहरू जी बोले हैं, लिखा है, ये इतिहास में दर्ज है। काका कालेलकर कमेटी, मंडल कमीशन इंदिरा गांधी ने कभी लागू नहीं होने दिया। और जब वीपी सिंह लेकर आए तो राजीव गांधी का 2.5 घंटे से ज़्यादा का भाषण है लोकसभा में, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने के विरोध में। तो वो सब दस्तावेज, वो इतिहास, वो तथ्य जो है अचानक हवा में गायब नहीं हो जाएंगे। सवाल ये है कि बताना पड़ेगा राहुल गांधी को कि आखिर उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए क्या किया है, उनकी पार्टी ने क्या किया है। 10 साल जब उनकी पार्टी सत्ता में रही और वो सांसद रहे, जब वो एक तरह से परोक्ष रूप से सरकार चला रहे थे, जब उनके पास इतनी ताकत थी कि कैबिनेट के सर्वसम्मति से पास प्रस्ताव की प्रति वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ सकते हैं, तब उन्होंने क्या किया। तो केवल जो है भाषण दे देने से, बयान दे देने से स्थितियां नहीं बदलने वाली। सामाजिक परिवर्तन में बड़ा लंबा समय लगता है। जनसंघ के समय से अति पिछड़ा वर्ग को अपने साथ जोड़ने का काम करती रही है जनसंघ, उसके बाद बीजेपी। और इस क्रम में उसने उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ का जो अपना पहला मुख्यमंत्री बनाया वो अति पिछड़ा वर्ग से बनाया। देश का प्रधानमंत्री बनाया जो पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री है, वो पिछड़ा वर्ग से है। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा अब तक के इतिहास के बाद से, जब से नेहरू जी के कैबिनेट को ले लीजिए और अभी तक की, सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में अगर कभी मिला है पिछड़ा वर्ग को, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में मिला है, संगठन में मिला है। तो लोग ये सब भूल जाएंगे और ये मानकर राहुल गांधी के पीछे पिछड़ा वर्ग चल देगा कि वो कह रहे हैं कि अब हम पिछड़ा वर्ग से जुड़ना चाहते हैं। भाई जुड़ना चाहते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन कुछ करेंगे भी तो। आप बिहार जाएंगे तो कन्हैया कुमार को लेकर जो है, कन्हैया कुमार आपके आदर्श हैं, कन्हैया कुमार को आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और बात आप पिछड़ों की करेंगे, तो ये कैसे चलेगा। पार्टी में नीतियाँ, कार्यक्रम, निर्णय, सबका अधिकार केवल गांधी परिवार के 3 सदस्यों को होगा, और बात आप पिछड़ों की करेंगे। तो बातों से बात नहीं बनती है, करके दिखाना पड़ता है, ज़मीन पर उतरना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। एसी कंटेनर में यात्रा
करके आराम करने से कुछ नहीं बदलता। उसके बाद से आप देख लीजिए कांग्रेस की हालत। तो कांग्रेसी कैसे मान लें कि जो है उस यात्रा का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने को उस यात्रा का असर बताते हैं। भाई यात्रा तो देश भर में चली है। यात्रा तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली है। कश्मीर में ही समापन हुआ था, और किसी राज्य में असर क्यों नहीं हुआ? या केवल यात्रा राहुल गांधी की जो पदयात्रा है वो केवल क्या कर्नाटक और तेलंगाना में ही चली? उसका फ़ायदा राजस्थान में क्यों नहीं हुआ? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हुआ? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हुआ? जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हुआ? एक के बाद एक बाकी आप राज्य गिनते जाइए। आंध्र प्रदेश में क्यों नहीं हुआ? बात यह है कि आप अपने नेता को श्रेय देना चाहते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, सभी पार्टियां करती हैं। लेकिन कुछ तथ्यों पर भी तो ध्यान देंगे, कुछ सच्चाई को भी तो देखेंगे। ये कांग्रेस पार्टी के लोग देखने को तैयार नहीं है। और जब तक सच का सामना आप नहीं करेंगे तब तक आप कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।